हेलो स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। किन किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। सोशोलॉजी, मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, सब्जेक्ट मैटर, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। रिलेशनशिप ऑफ सोशोलॉजी विद अदर सोशल साइंसेज के बारे में हम जानेंगे। सोशल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। सामाजिक संरचना क्या है, इसके प्रकार कौन कौन से, इनसे संबंधित शॉर्ट क्वेश्चन हम करेंगे। रोल एंड स्टेटस के बारे में, सोसाइटी, समाज, कम्युनिटी, समुदाय, एसोसिएशन, समिति और नॉर्म्स एंड वैल्यूज, आदर्श और मूल्य, इनसे संबंधित शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे। ये आपको इस विषयों से संबंधित, इन टॉपिक से संबंधित क्लैरिटी में भी आपकी मदद करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। ये समाजशास्त्र के अर्थ से हम इसका शुरुआत करते हैं। भी समाजशास्त्र का अर्थ क्या है। देखिए, समाजशास्त्र अंग्रेजी भाषा के सोशोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। सोशोलॉजी शब्द लैटिन भाषा के सोशियो और लोग से बना है। सोशियो का अर्थ होता है सोसाइटी तथा लोग्स का अर्थ होता है टू स्टडी, अध्ययन करना या विज्ञान या शास्त्र। अतः समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज या सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करता है। तो सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम समाजशास्त्र कहते हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि समाजशास्त्र की कोई एक परिभाषा बताइए, तो इनमें से आप कोई एक परिभाषा लिख सकते हैं, या इसी क्वेश्चन में समाजशास्त्र के अर्थ में भी आप परिभाषा लिख सकते हैं। तो दुर्खीम समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान मानते हैं। तो ये मैकाइवर और पेज की एक बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है और संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। इसका मतलब सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाले विषय को समाजशास्त्र कहते हैं। ओडम क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। मतलब समाजशास्त्र एक विज्ञान है। विज्ञान होने का मतलब हुआ सामाजिक संबंधों का या समाज का अध्ययन करेगा, वो व्यवस्थित तरीके से करेगा। समाजशास्त्र के जनक कौन है? तो क्वेश्चन इस तरह से याद सकता है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अगस्त काम्टे का परिचय दीजिए। तो फ्रांसीसी विचारक अगस्त काम्टे समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम समाजशास्त्र का नाम सामाजिक भौतिकी या सोशल फिजिक्स रखा 1838 में। समाजशास्त्र बीरस्टीड ने समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति की कौन कौन सी विशेषताएं बताई है। अब देखिए, विशेषताएं तो उन्होंने 6 बताई है, लेकिन हम यहाँ पर केवल 4 का ही वर्णन इसलिए कर रहे हैं भी, एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो समाजशास्त्र एक विज्ञान है। देखिए, इसकी प्रकृति के संबंध में 2 तरह की विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा समाजशास्त्र को विज्ञान मानती थी, तो दूसरी विचारधारा समाजशास्त्र को विज्ञान मानने के पक्ष में कतई नहीं थी। तो उन दोनों में विवाद चल रहा था। तो एक तरह से रॉबर्ट बीरस्टीड ने जो इसकी प्रकृति के संबंध में या इसकी समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति की जो विशेषताएं बताई, उससे इस विवाद को उन्होंने रोक दिया, या समाजशास्त्र की जो विशेषताएं हैं, प्रकृति है, उसके बारे में एक नई विचारधारा दी। तो इन्होंने क्या कहा कि समाजशास्त्र एक विज्ञान तो है, परंतु ये प्राकृतिक विज्ञान नहीं है, ये सामाजिक विज्ञान है। दूसरी इन्होंने वैज्ञानिक प्रकृति की विशेषताएं बताई भी, समाजशास्त्र अन्य फिजिक्स, अन्य जो विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान है, उनकी तरह यह मूर्त विज्ञान नहीं है, बल्कि यह अमूर्त विज्ञान है, क्योंकि इनका संबंध सामाजिक संबंधों से है और सामाजिक संबंधों को हम देख नहीं पाते। समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान नहीं है, बल्कि यह एक सामान्य विज्ञान है। समाजशास्त्र प्रत्यक्ष विज्ञान है। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें जो अध्ययन किया जाएगा वो निरीक्षण परीक्षण के माध्यम से वैज्ञानिक तरीके से ही किया जाएगा। तो समाजशास्त्र, रॉबर्ट बीरस्टीड ने माना कि समाजशास्त्र विज्ञान तो है, परंतु यह सामाजिक विज्ञान है, न कि प्राकृतिक विज्ञान है। समाजशास्त्र विज्ञान कैसे है? हम समाजशास्त्र को विज्ञान कैसे माने? तो विज्ञान वही विषय कहलाएगा जो वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करेगा, जिसमें निष्पक्षता होगी। तो ये सारे गुण समाजशास्त्र में है। जैसे समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, निरीक्षण द्वारा तथ्यों का संकलन किया जाता है, अनुमान का यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। तथ्यों का संकलन करने के पश्चात जब निष्कर्ष निकाला जाता है, तो उससे पहले उनका वर्गीकरण, सारणीयन करके उनका विश्लेषण किया जाता है। इसमें क्या होना चाहिए का कोई स्थान नहीं है, क्या है का स्थान है।
कार्य कारण संबंधों, कोई घटना है उसके पीछे कौन से कारण है, किन कारणों से घटना घटी है, उनकी व्याख्या भी की जाती है। तो समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति के सभी जो चरण है उनका फॉलो किया जाता है, इसीलिए समाजशास्त्र विज्ञान है। आगे हम बढ़ते हैं, समाजशास्त्र की उपयोगिता या महत्व क्या है। कि इससे एक तो समाज के बारे में ज्ञान होता है, हमें सामाजिक समस्याओं के बारे में ज्ञान होता है, जिससे सामाजिक समस्याओं के कारणों का पता चलता है और सामाजिक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। यह जो समाज सेवक या नीति निर्धारक है उनको नीति निर्माण में मदद करता है, क्योंकि समाज का ज्ञान होगा, समाज में क्या कमी है उनको कैसे सुधारा जा सकता है, तो नीति निर्माण में मदद करता है। यह व्यक्ति के समाजीकरण में सहायक है, सामाजिक मूल्यों आदर्शों के बारे में पता चलता है और उसी के अनुसार व्यक्ति व्यवहार करता है, जिससे व्यक्ति और समाज दोनों को फायदा होता है। समाजशास्त्र के क्षेत्र के बारे में आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो समाजशास्त्र को क्षेत्र को, जैसे कि इसकी विज्ञान होना या न होने या इसकी प्रकृति के बारे में मतभेद थे, उसी तरह से समाजशास्त्र के क्षेत्र के बारे में भी दो तरह के मतभेद पाए जाते हैं, दो प्रणालियाँ, दो संप्रदाय पाए जाते हैं। पहला है स्वरूपात्मक या यथार्थ रूपेण संप्रदाय। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, स्वरूपात्मक संप्रदाय से आप क्या समझते हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय वो संप्रदाय हैं जो मानव संबंधों के स्वरूपों के अध्ययन पर बल देते हैं। इसको विशिष्ट विज्ञान भी कहा जाता है। विशिष्ट विज्ञान क्यों? क्योंकि ये केवल मानव संबंधों के स्वरूपों पर अध्ययन पर बल देता है। इसके जनक जॉर्ज शिमेल हैं। तो क्वेश्चन आ जाए, स्वरूपात्मक या यथार्थ रूपेण संप्रदाय के जनक कौन है, तो जॉर्ज शिमेल है। और इसके समर्थक कौन है, तो इसके समर्थक जॉर्ज शिमेल हो गए, वानवीज, मैक्स वेबर, वीरकांत आदि है। इसी तरह से समन्वयात्मक संप्रदाय है। ये संप्रदाय समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान न मानकर सामान्य विज्ञान मानता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि इसके अंदर सभी तत्वों का अध्ययन, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, इतिहास, मनोविज्ञान, इन सभी तत्वों का इसमें अध्ययन किया जाता है। तो यह एक सामान्य विज्ञान है, सामान्य तत्वों का इसमें अध्ययन किया जाता है। इसके जनक सोरोकिन है और दुर्खीम, हाबाउस, काम्टे, जॉनसन आदि इसके जो फॉलोवर हैं, इसको समर्थक हैं। समाजशास्त्र के विज्ञान होने में कौन कौन सी बाधाएं भी, समाजशास्त्र को हम विज्ञान कैसे न माने। सामाजिक घटनाएं बड़ी जटिल प्रवृत्ति की है, उलझी हुई है, परिवर्तनशील है और इसमें इतनी ज़्यादा परिवर्तनशीलता है कि इसको विज्ञान नहीं माना जा सकता। इसमें प्रयोगशाला भी नहीं है, क्योंकि विज्ञान होने के लिए तो प्रयोगशाला का होना चाहिए, परंतु समाजशास्त्र में प्रयोगशाला भी नहीं है। वस्तुओं का और इसमें जो संबंध इसका सामाजिक संबंधों से है और सामाजिक संबंधों का हम नापतोल नहीं कर सकते, इसीलिए समाजशास्त्र है वो विज्ञान नहीं हो सकता। इसमें भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, क्योंकि इसमें घटनाओं की प्रकृति बड़ी परिवर्तनशील होती है। इसका संबंध, इसका अध्ययन का विषय मानव संबंध होते हैं और मानव संबंध है वो परिस्थितियों के आधार पर, वातावरण के आधार पर जल्दी जल्दी परिवर्तित होते रहते हैं, क्योंकि मानव का व्यवहार उसके मूड पर निर्भर करता है और उसका मूड उसके आसपास के वातावरण पर। वस्तुनिष्ठता मतलब इसमें पूर्णतः पक्षपात नहीं होता, व्यक्ति कहीं न कहीं पक्षपात अपने विचारों, मूल्यों, आदर्शों के आधार पर पक्षपात करता है, तो इसलिए इसमें वैज्ञानिकता संभव नहीं है। मैक्स वेबर के समाजशास्त्र की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र में सामाजिक क्रिया को अध्ययन वस्तु माना है। और सामाजिक क्रिया किसे होते हैं, एक व्यक्ति कोई क्रिया करता है, उससे प्रभावित होकर दूसरा व्यक्ति क्रिया करेगा और उसी क्रिया से पहला व्यक्ति भी प्रभावित होगा, तो वो सामाजिक क्रिया कहलाती है। जैसे एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का सहयोग किया और उस सहयोग से प्रभावित होकर दूसरे व्यक्ति में पहले की मदद की, तो वो क्या कहलाता है, सामाजिक क्रिया कहलाएगा। मानव शास्त्र क्या क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मानव शास्त्र का संबंध आदिम समाज से है, मतलब मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, सामाजिक संस्थाओं की, संरचनाओं की, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो मानव शास्त्र का संबंध आदिम समाज से है। मानव शास्त्र मानव संस्कृति की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन करता है। इसके पश्चात मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान का संबंध व्यक्ति की मानसिक प्रक्रियाओं से है। मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र किसका, सामाजिक संबंधों का अध्ययन करेगा और मनोविज्ञान है वो व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करेगा। अब इसमें संबंध भी आ सकते हैं, मानव शास्त्र और समाजशास्त्र में क्या संबंध है। तो मानव शास्त्र जब समाजशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं तो सामाजिक संस्थाओं आदि का जो उत्पत्ति है उनके उद्गम के लिए समाजशास्त्र को निर्भर रहना पड़ता है मानव शास्त्र पर। इसी तरह से मनोविज्ञान का क्या संबंध है, क्योंकि मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार से संबंधित है और समाजशास्त्र है वो
सामाजिक संबंधों से संबंधित है तो व्यवहार और संबंधों में घनिष्ठता है, इसीलिए दोनों आपस में एक दूसरे पर निर्भर हैं। समाजशास्त्र व मानव शास्त्र दोनों जुड़वां बहनें हैं, ये बात किसने कही? क्रोबर में ने कही थी। सामाजिक संरचना किसे कहते हैं? देखिए, संरचना का मतलब होता है एक स्ट्रक्चर या ढांचा। तो सामाजिक संरचना समाज का एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित ढांचा है जिसका निर्माण समाज की विभिन्न इकाइयों, समूहों, समुदायों, समितियों, संरचनाओं आदि से होता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? भी जैसे हमारे शरीर की एक संरचना है, इसके बहुत सारे अंग अलग अलग है, उसी तरह से समाज के भी एक संरचना है जिसके बहुत सारे अंग हैं। तो संरचना का तात्पर्य अंगों की व्यवस्था है। जैसे एक उदाहरण से भी हम देख सकते हैं, एक मकान है, एक ढेर पड़ा ईंट सीमेंट बजरी क्रेशर आदि एक जगह पर पड़ी है, तो उसको मकान थोड़ी कहेंगे। यदि उनको व्यवस्थित रूप से हम लगा देंगे तो वो मकान बन जाएगा। तो इसी तरह से सामाजिक संरचनाएं विभिन्न अंगों की एक व्यवस्था है। उस अंगों में जैसे समुदाय, समितियां, समूह, संस्थाएं आदि अंग है, तो इन अंगों की एक व्यवस्था को ही सामाजिक संरचना हम कहते हैं। सामाजिक संरचना की विशेषताएं क्या है? जैसे मकान है, उसके बाह्य संरचना उसके बाह्य रूप का वर्णन कराती है, उसी तरह समाज के बाह्य स्वरूप का वर्णन करती है या बोध कराती है सामाजिक संरचना। ये स्थायी अवधारणा है, मतलब इसमें परिवर्तन तो होते हैं लेकिन समाप्त नहीं होते। जैसी वैवाहिक संस्था है, उसमें परिवर्तन तो हो रहे हैं परंतु ये संस्था समाप्त थोड़ी हो रही है, तो ये स्थायी अवधारणा अमूर्त है। सामाजिक संरचना अमूर्त होती है क्योंकि ये सामाजिक संबंधों पर निर्भर होती है और सामाजिक संबंधों को हम देख नहीं सकते। ये अखंड व्यवस्था नहीं है, इसका मतलब विभिन्न खंडों, विभिन्न अंगों से मिलकर बनी है, इसलिए यह अखंड व्यवस्था नहीं है। प्रकार्य किसे कहते हैं? वे कार्य जो समाज में संगठन और व्यवस्था को बनाने में सहायक होते हैं वो प्रकार्य कहलाते हैं, और जो व्यवस्था को बिगाड़ने वाले या व्यवस्था को ठेस पहुंचाने वाले होते हैं उनको हम दुष्प्रकार्य कहते हैं। सामाजिक संरचना और प्रकार्य के संबंध में हर्बर्ट स्पेंसर के विचार बताएं। स्पेंसर ने सामाजिक संरचना और प्रकारों को समझाने के लिए शरीर का उदाहरण दिया है। जैसे शरीर के विभिन्न अंग, हाथ, पांव, कान, आंख आदि एक स्थान पर निश्चित होते हैं, इनका स्थान निश्चित होता है और अपना निश्चित कार्य ही करते हैं। जैसे आंखों का काम देखना है, पाँव का काम चलना है। सभी अंगों में आपसी संतुलन, और इस शरीर के जितने भी अंग हैं उन सभी अंगों में आपसी तालमेल होता है, और ये सभी अंग किसके लिए काम कर रहे हैं? शरीर के विकास के लिए काम कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से समाज के भी विभिन्न अंग हैं, जैसे जाति, धर्म, संस्कृति, परिवार, समूह, समुदाय, संस्था आदि। अपने समाज के अंदर उनका एक निश्चित स्थान होता है और उनके कार्य भी निश्चित होते हैं, और ये संस्थाएं भी सभी आपसी संतुलन से काम करती है, किसके? समाज के विकास के लिए। इसके पश्चात है सामाजिक संरचना की प्रकृति बताइए। आदर्शात्मक प्रणाली, इसका मतलब ये एक नियमों की व्यवस्था होती है, मूल्यों की व्यवस्था होती है, जिनके सभी लोगों के द्वारा या संस्थाओं के द्वारा उनका पालन किया जाता है। पद प्रणाली, सामाजिक संरचना में व्यक्ति का कोई न कोई पद होता है, उसी पद के अनुसार वो भूमिका अदा करता है। शक्ति प्रणाली, यदि व्यक्ति सामाजिक नियमों आदर्शों का पालन नहीं करता है तो समाज के द्वारा उसको दंडित देने की जो शक्ति है उसी को हम शक्ति प्रणाली कहते हैं। क्रिया प्रणाली, सामाजिक संरचना क्रिया प्रणाली के इर्द गिर्द ही घूमती है, क्योंकि सामाजिक क्रिया से ही सामाजिक संबंधों का निर्धारण होता है। तो सामाजिक संरचना को परिभाषित कीजिए, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। तो सामाजिक संरचना का निर्माण समूहों, समितियों व संस्थाओं से मिलकर होता है, ये गिन्सबर्ग कहते हैं। परिस्थिति किसे कहते हैं? देखिए, हमारा समाज के अंदर जो भी पद है वो पद ही हमारी परिस्थिति कहलाएगी, और यह पद दो तरीके से होता है। या तो हमें समाज के द्वारा दिया जाता है, कोई प्रयास नहीं करने पड़ते, जैसे हमारी कौन सी जाति है, कौन सा हमारा धर्म है, हमारा लिंग क्या है, मेल है या फीमेल है, हमारी आयु क्या है, इसके ऊपर हमारा कोई अधिकार या हम चाहकर उसको नहीं धर्म को छोड़कर इनको हम परिवर्तन नहीं कर सकते, तो ये समाज द्वारा दिया जाता है। या पद व्यक्ति अपनी खुद योग्यता या कुशलता से भी प्राप्त कर सकता है। तो देखिएगा, परिस्थिति समाज में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है, मतलब समाज में जो भी व्यक्ति का पद है, जैसे कोई पिता है, कोई भाई है, तो पिता है तो उसकी परिस्थिति पिता की होगी। यह पद या तो व्यक्ति को समाज द्वारा प्रदान किया जाता है या व्यक्ति अपनी योग्यता या गुणों के आधार पर प्राप्त करता है। समाज द्वारा प्रदान किया जाता है तो उसको प्रदत्त परिस्थिति कहेंगे, और अपनी गुणों खुद प्राप्त करता है तो उसको अर्जित परिस्थिति कहेंगे। भूमिका किसे कहते हैं? देखिए, भूमिका परिस्थिति पद का प्रतिनिधित्व, परिस्थिति का संबंध व्यक्ति के पद से है तो भूमिका का संबंध व्यक्ति के कार्य से है। पद पर रहते हुए व्यक्ति जो भी कार्य करता है वो भूमिका कहलाती है। जैसे आप छात्र हैं तो आपकी परिस्थिति छात्र या छात्राएं या विद्यार्थी होगी,
और इस पद पर रहते हुए आप पढ़ाई का कार्य कर रहे हैं तो वो आप भूमिका अदा कर रहे हैं छात्र होने की, छात्राएं होने की। तो इसका मतलब समाज में जो पद है वो परिस्थिति कहलाएगी और पद पर रहते हुए जो भी कार्य करेंगे वो भूमिका कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं हम। परिस्थिति या स्टेटस की विशेषताएं। परिस्थिति सापेक्ष होती है, जैसे अध्यापक छात्र, अध्यापक विद्यार्थी। परिस्थिति डॉक्टर मरीज, मतलब एक के संदर्भ में दूसरी की परिस्थिति होती है। अभी डॉक्टर मरीज नहीं है तो डॉक्टर का अस्तित्व नहीं है, छात्र छात्राएं विद्यार्थी नहीं है तो टीचर का अस्तित्व नहीं है। इसी तरह से दोनों सापेक्ष होती है। परिस्थिति सत्रीकरण का प्रतीक है। सत्रीकरण का मतलब ऊंच नीच का प्रतीक है। भी किसी की परिस्थिति ऊंची होगी तो किसी की परिस्थिति नीची होगी। समाज में व्यक्ति के पद का प्रतीक होती है परिस्थिति। राल्फ लिंटन ने परिस्थिति के कौन कौन से प्रकार बताए, या क्वेश्चन ऐसे आ सकता है परिस्थिति के प्रकार बताएं। तो परिस्थिति के दो प्रकार हैं, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त को एस्क्राइब्ड भी कहते हैं, अर्जित को एक्वायर्ड भी कहते हैं। प्रदत्त परिस्थिति वो होती है वे जिसका संबंध व्यक्ति के जन्म से होता है या जो जन्म के आधार पर हमें मिलती है। जैसे हमारा लिंग क्या है, हमारी जाति कौन सी है, हमारे माँ बाप कौन से हैं, तो ये परिस्थिति कौन सी कहलाएगी, प्रदत्त परिस्थिति कहलाएगी। जो परिस्थिति समाज के द्वारा प्रदान की जाती है जिसके लिए व्यक्ति को कोई प्रयास नहीं करने पड़ते। अर्जित परिस्थिति वो परिस्थिति कहलाती है जो व्यक्ति अपनी योग्यता गुणों के आधार पर या मेहनत के आधार पर प्राप्त करता है। जैसे कोई आईएएस ऑफिसर बनता है, कोई टीचर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है आदि। प्रदत्त परिस्थिति के आधार बताएं। अब इसमें अर्जित परिस्थिति किसे कहते हैं, अलग अलग क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, प्रदत्त परिस्थिति भी पूछे जा सकते हैं, तो हमने ये आपको एक्सप्लेन कर दिया है। प्रदत्त परिस्थिति के आधार भी किन आधारों पर प्रदत्त परिस्थिति का निर्धारण किया जाएगा, तो लिंग के आधार पर, मेल और फीमेल, आयु के आधार पर, जैसे कोई आयु में बुजुर्ग हैं जो बड़ा है उनकी परिस्थिति उच्च होगी बच्चों के मुकाबले में। नातेदारी भी परिस्थिति का निर्धारण करती है, जन्म है, जाति है, गोद लेना, तो ये जो परिस्थितियां हैं ये प्रदत्त परिस्थिति कहलाती है। मतलब इसके लिए व्यक्ति को खुद कोई प्रयास नहीं करने पड़ते बल्कि ये जन्म के आधार पर ही मिल जाती है। गोद लेने वाले को भी हम प्रदत्त परिस्थिति में शामिल करते हैं क्योंकि वो वही सारी भूमिकाएं निभाता है जो एक बच्चा अपने माँ बाप के प्रति निभाता है। अर्जित परिस्थिति कौन सी होगी, जो हम खुद हासिल करते हैं, जैसे शिक्षा, कितने पढ़े लिखे हैं, व्यवसाय क्या काम करते हैं, कौन सी ट्रेनिंग ली है, धन दौलत कितना है, राजनीतिक सत्ता क्या है। ये परिस्थितियां परिवर्तित भी होती रहती है। व्यक्ति अपने गुणों के और मेहनत के आधार पर इनको और भी बढ़ा सकता है और इनमें कमी भी कर सकता है। इसी तरह धार्मिक शक्ति हो गई, आर्थिक शक्ति हो गई, तो ये सब। कार्य प्रत्याशा, प्रति कार्य के प्रति आशा, रोल एक्सपेक्टेशन, जिन कार्यों में भूमिकाओं की आशा व्यक्ति से की जाती है। भी समाज व्यक्ति से जिन कार्यों की आशा या जिन भूमिकाओं की आशा करता है उनको कार्य प्रत्याशा कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पेरेंट्स है, चाहते हैं भाई बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, मेहनत करे और एक अच्छा ऑफिसर बने, तो वो जो आप कर रहे हो एक अच्छा नागरिक बने, तो उन कार्यों भूमिकाओं की आपसे आशा की जा रही है तो वो क्या कहलाएगी, कार्य प्रत्याशा के कहा जाएगा। भी समाज के द्वारा व्यक्ति से जिन कार्यों की आशा की जाती है उन्हें कार्य प्रत्याशा कहा जाता है। कार्य ग्रहण, जो भूमिकाएं व्यक्ति समाज में रहकर निभाता है उसे कार्यग्रहण वही कार्यग्रहण कहलाती है। जैसे व्यक्ति समाज में रहते हुए व्यवहार करना सीखता है और उसी के अनुसार फिर वह व्यवहार करता है तो ये क्या कहलाएगा, कार्य ग्रहण कहलाएगा। इसके पश्चात है कार्य ग्रहण भी कहेंगे, इसको भूमिका ग्रहण भी कहेंगे। जैसे हम परिवार में रहकर रीति रिवाज त्यौहार मनाना सीखते हैं और बिल्कुल वैसे ही बनाते हैं, इसका मतलब वो भूमिका हमने ग्रहण कर ली है। तो समाज में रहकर जो व्यक्ति भूमिका सीखता है और फिर इसी के अनुसार व्यवहार करता है तो उसको भूमिका ग्रहण या कार्य ग्रहण कहा जाता है। समाज किसे कहते हैं, व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों से निर्मित व्यवस्था को समाज कहते हैं। देखिए समाज लोगों का समूह मात्र नहीं है बल्कि उन लोगों के बीच में जो आपसी संबंध पाए जाते हैं उसी से निर्मित व्यवस्था को समाज कहते हैं। या हम यूँ के मैकइवर और पेज के अनुसार सामाजिक संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। समाज की विशेषताएं क्या क्या है, समाज सामाजिक संबंधों से संबंधित होता है और सामाजिक संबंधों को हम देख नहीं पाते, इसका मतलब समाज अमूर्त होता है। समाज में सहयोग भी होता है और संघर्ष भी होता है। समाज में समानता भी होती है और असमानता भी होती है। आश्रित, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज में व्यक्ति एक दूसरे पर आश्रित या निर्भर भी रहते हैं। इसके पश्चात समाज के आवश्यक तत्व कौन कौन से, समाज किन से बनता है,
देखिए, समाज के लिए एक तो जनसंख्या का होना बहुत ज़रूरी है, जनसंख्या की निरंतरता का, क्योंकि ये लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। और जनसंख्या ही नहीं रहेगी तो लोगों के संबंध कैसे बनेंगे। इसीलिए प्रजनन व्यवस्था होती है, बच्चे पैदा होते हैं, उनका पालन पोषण किया जाता है, उनके भोजन की व्यवस्था की जाती है। और समाज में लोगों के बीच में श्रम विभाजन का पाया जाना भी बहुत आवश्यक है। सामूहिक एकता, इसीलिए लोग आपस में संपर्क में आते हैं, आपसी एकता का होना ज़रूरी है। और आपसी एकता होगी तभी सामाजिक व्यवस्था बनी रहेगी। इसका मतलब सामाजिक व्यवस्था की निरंतरता भी बहुत ज़रूरी है। तो समाज की आवश्यक तत्व है वो यहाँ पर दिए गए। अब 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आप इनमें से कोई दो पॉइंट एक्सप्लेन भी कर सकते हो या सीधे पॉइंट भी लिख सकते हो आप। इसके पश्चात है समुदाय का क्या अर्थ है। देखिए, समुदाय शब्द कम्युनिटी अंग्रेजी भाषा के कम्युनिटी का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी भाषा का कम्युनिटी शब्द लैटिन भाषा के 2 शब्दों कम और मुनिस से मिलकर बना है। कम का अर्थ होता है टुगेदर या साथ मिलकर, मुनिस का अर्थ होता है सर्विंग या सेवा करना। इसका मतलब वो इसका इस प्रकार समुदाय का अर्थ हुआ साथ मिलकर सेवा करना। यहाँ तक भी लिख सकते हो समुदाय का अर्थ आप। समुदाय किसे कहते हैं तो उसमें ये भी लिख सकते हो भी समुदाय का अर्थ व्यक्तियों के उस समूह से है। मतलब एक तो ये हो गया लोगों का समूह है जो एक निश्चित भूभाग में रहता है तथा सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम की भावना से साथ मिलकर कार्य करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, समुदाय कहेंगे। समुदाय की कोई एक परिभाषा बताइए। एक समाज जो एक निश्चित भूभाग में रहता है समुदाय कहलाता है। इसका मतलब समुदाय के लिए निश्चित भूभाग का होना बहुत जरूरी है। समुदाय की विशेषताएं देखिए, समुदाय हम की भावना पर आधारित होता है। इसके तत्व भी पूछे जा सकते हैं तो भी आप ये बातें लिख सकते हैं। निश्चित, ये दोनों पहले तत्व पूछ लें तो पहले दोनों लिख सकते हैं आप। समुदाय की विशेषताएं हम की भावना पर आधारित है। हम की भावना का मतलब निर्भरता की भावना है, इसके अंदर सहयोग की भावना है, सामुदायिक भावना है। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं। जैसे मान लो हरियाणा है, हरियाणवी है तो वो अलग समुदाय हो गया, तो इसकी बाउंड्री है, एक निश्चित है। हम की भावना पर आधारित है। लोगों का एक समूह होता है, लोगों का समूह होता है, इसलिए मूर्त भी होगा। सामान्य उद्देश्य, ये किसी विशिष्ट उद्देश्य पर आधारित नहीं होता। जैसे परिवार है तो परिवार वो किसी विशिष्ट उद्देश्य पर आधारित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य सामान्य है। विशिष्ट नाम, इसका कोई न कोई नाम जरूर होता है, जैसे हरियाणा, भारत, ऐसे समुदाय के नाम हो गए। स्वतः उत्पत्ति, इसका विकास नहीं करना पड़ता, इसकी स्थापना जानबूझकर नहीं करनी पड़ती, बल्कि क्योंकि ये विशिष्ट उद्देश्य पर आधारित नहीं है इसीलिए इसकी स्थापना स्वतः होती है, अपने आप होती है। तो ये इसकी विशेषताएं थी। इसमें ये भी लिख सकते हैं मूर्त संगठन। मूर्त क्यों है ये, क्योंकि ये व्यक्तियों का समूह है, इसको हम देख सकते हैं। लिटिल कम्युनिटी की अवधारणा किसकी है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने एक पुस्तक लिखी थी द लिटिल कम्युनिटी। इसी पुस्तक में इन्होंने सबसे पहले लघु समुदाय की अवधारणा दी थी। लघु समुदाय क्या है, और रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज को लघु समुदाय माना है। क्योंकि लघु समुदाय कौन सा होगा, वो समाज होगा जिसका आकार छोटा होगा, संबंधों की घनिष्ठता होगी, सामान्य उद्देश्य होंगे और सामान्य व्यवहार होगा जिनका। तो लघु समुदाय क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक ऐसा समुदाय जिसका आकार छोटा हो तथा जिसमें सामुदायिक भावना और संबंधों की घनिष्ठता पाई जाती है तो वह लघु समुदाय कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, समिति क्या है। समिति देखिए, समुदाय है वो सामान्य उद्देश्य पर आधारित है और जिसकी स्थापना स्वतः होती है। समिति इसका विपरीत है। समिति व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसकी स्थापना जानबूझकर किसी विशेष उद्देश्य, एक विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इसकी स्थापना की जाती है। इसकी सदस्यता भी ऐच्छिक है। ऐच्छिक सदस्यता का तात्पर्य ये हुआ कि हम जब चाहें समिति से हट सकते हैं, हमारी मर्जी है हम किसी समिति का हिस्सा बनना चाहे या न बनना चाहे, या समिति के सदस्य यदि हम नियमों का पालन न करें तो वो भी हमें हटा सकते हैं। और उद्देश्य पूर्ति के बाद वो समिति भंग हो जाती है, इसलिए यह अस्थायी होती है। समिति को परिभाषित कीजिए। मैकाइवर तथा पेज के अनुसार सामान्य प्रकार से एक उद्देश्य या उद्देश्यों के समूह की प्राप्ति के लिए संगठित समूह है। परिभाषित कीजिए, उसमें कोई एक परिभाषा आपको लिखनी होती है। समिति की विशेषताएं, लोगों का समूह है। समिति है वो एक लोगों का समूह है, और लोगों का समूह इसका मतलब उसको देख सकते हैं तो वो मूर्त संगठन भी है। इसकी सदस्यता भी ऐच्छिक है और ये अस्थायी है क्योंकि उद्देश्य की पूर्ति के पश्चात समिति भंग हो जाती है, जैसे सालासर समिति। आदर्श या नॉर्म्स किसे कहते हैं, देखिए इसको सामाजिक आदर्श क्वेश्चन आ सकता है, किसे कहते हैं सामाजिक प्रतिमान भी क्वेश्चन आ सकता है, और सामाजिक नियम भी क्वेश्चन आ सकता है। हमारे बहुत सारी हमारी राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आवश्यकताएं होती है। उन आवश्यकताओं की पूर्ति जिन नियमों को ध्यान में रखकर करते हैं, जिन नियमों के आधार पर हम करते हैं, वही आदर्श कहलाते हैं।
तो आदर्श व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित और नियंत्रण स्थापित करने के समाज द्वारा स्वीकृत तरीके हैं। इसका मतलब समाज द्वारा स्वीकृति प्राप्त होती है आदर्शों के पीछे, ये हमारे जीवन के हर क्षेत्र में मौजूद होते हैं। सामाजिक आदर्श या प्रतिमान की विशेषताएं क्या है? सामूहिक पालना, कि एक व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं होते हैं, पूरे समाज द्वारा इसकी अनुपालना की जाती है। सामाजिक स्वीकृति, समाज द्वारा स्वीकृत मान्यता प्राप्त होता है, इसलिए इनकी अवहेलना भी नहीं की जाती, और यदि अवहेलना कोई करता है तो समाज द्वारा उसे दंड भी दिया जाता है। ये गतिशील प्रकृति के होते हैं, समय अनुसार इनमें परिवर्तन होता रहता है। ये अमूर्त होते हैं जिनका निरीक्षण नहीं किया जा सकता। सार्वभौमिकता, प्रत्येक समाज के अंदर सामाजिक प्रतिमान या सामाजिक आदर्श अनिवार्य रूप से होते हैं और उनका पालन करना भी अनिवार्य होता है। सामाजिक मूल्य से आप क्या समझते हैं? सामाजिक मूल्य वे सामाजिक पैमाने, देखिए एक पैमाना है, एक स्केल है, जिसके आधार पर ये मापा जाएगा कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा है। यदि उन पैमाने के अनुसार, सामाजिक मूल्यों के अनुसार व्यक्ति व्यवहार करता है तो वो अच्छा है, सामाजिक है, अदरवाइज वो बुरा है और गैर सामाजिक है। तो सामाजिक मूल्य वे सामाजिक पैमाने हैं जिनके आधार पर व्यक्ति के व्यवहार का मूल्यांकन किया जाता है। ये उच्च स्तरीय सामाजिक मानक है जो उचित, अनुचित तथा अच्छे बुरे के बारे में बताते हैं। मूल्य को परिभाषित कीजिए। तो दुर्खीम क्या कहते हैं? सामाजिक मूल्य सामूहिक चेतना का परिणाम है। इसके पश्चात अगला है मूल्यों की विशेषताएं बताइएगा। मूल्य अमूर्त होते हैं, इनको हम देख नहीं सकते हैं। मूल्य और आदर्श की जो विशेषताएं हैं वो लगभग समान है। मूल्य सामूहिकता, ये किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित ना होकर संपूर्ण समूह से संबंधित होते हैं और संपूर्ण समूह या समाज के द्वारा इसकी अनुपालना की जाती है। गतिशीलता, ये गतिशील प्रकृति के होते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ समय के अनुसार इसमें परिवर्तन आता रहता है। सार्वभौमिकता, प्रत्येक समाज में ये पाए जाते हैं। समाज द्वारा स्वीकृत, सामाजिक स्वीकृति, इसका मतलब होगा सामाजिक मूल्य वो समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं। समाज द्वारा स्वीकृत होने का तात्पर्य ये हुआ कि अधिकतर लोगों के द्वारा उन मूल्यों को स्वीकार किया जाता है और व्यवहार में उनकी अनुपालना भी की जाती है, और यदि कोई व्यक्ति उनकी अनुपालना नहीं करता है या उन सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध कार्य करता है तो उसको समाज के द्वारा दंडित भी किया जाता है। इससे संबंधित जो 2 यूनिट है उसके पेंडिंग क्वेश्चन वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। किसी भी तरह का कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।